हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है सारे सीए स्टूडेंट्स? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। एंड उस पढ़ाई को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके पास में। तो देखो बच्चों, अपन कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6। कौन सा? चैप्टर नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला चैप्टर, सीए इंटर लॉ का। अपन कौन सा कर रहे थे? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला चैप्टर कर रहे थे। अपन ने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह के होते हैं और रजिस्ट्रेशन के क्या क्या प्रोविजंस हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ा था? चार्ज क्या होता है अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे या कंपनी की असेट पे अगर कोई इंटरेस्ट या फिर लीन क्रिएट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी पे किसी और का अधिकार आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ओके। और जिसको क्या कराना पड़ता है? कंपलसरी रजिस्टर कराना पड़ता है। दो तरह के चार्ज होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग। फिक्स चार्ज वो होता है जो कंपनी की फिक्स असेट पे लगता है, उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। फ्लोटिंग चार्ज वो होता है जो कंपनी के करंट असेट्स पे लगता है। और आई थिंक आपको करंट और फिक्स का, मेरे को असेट्स का बताने का जरूरत नहीं है। फिक्स चार्ज किस पे लगता है? फिक्स असेट पे लगता है। और उस प्रॉपर्टी को सेल करने का आपके पास में परमिशन नहीं होता। और अगर आपको सेल करना है तो चार्ज होल्डर की क्या लगेगी? कंसेंट लगेगी। और चार्ज जब सारा का सारा पैसा आप वापस दे दोगे बोरोइंग कंपनी को, तो आप बोरोइंग कंपनी अगर सारा पैसा, जिसने पैसा दिया था लोन, वो सारा का सारा वेकेट हो जाएगा पूरा पैसा चुकाने पे। फ्लोटिंग चार्ज है वो किस पे लगता है? करंट असेट पे लगता है। और ट्रेडिंग के लिए आप उसको बेच भी सकते हो। और इस चीज को बेचने के लिए आपको चार्ज होल्डर की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और सारा पैसा देने के बाद में ये चार्ज वेकेट हो जाएगा, मींस छूट जाएगा आपका। नाउ फ्लोटिंग चार्ज है वो कब फिक्स चार्ज में बदल जाएगा, ये यहाँ पे दिया है कि अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ गड़बड़ करी तो आपका फ्लोटिंग है वो फिक्स चार्ज में क्रिएट हो जाएगा। और चार्ज रजिस्टर करने की ड्यूटी किस किस की है? सबसे पहली ड्यूटी है कंपनी की, कि किसी अगर असेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है तो उस कंपनी की वो ड्यूटी है कि चार्ज होल्डर के नाम पे क्या करे? वो चार्ज रजिस्टर करे। ओके। उसके बाद में अगर उसने नहीं किया तो फिर कौन करेगा? चार्ज होल्डर करेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो वो एक चार्ज को अपने नाम पे कैसे रजिस्टर कराएगा? अपन ने बात करी थी कि जो कंपनी है वो चार्ज क्रिएट करती है कितने दिनों में? जब चार्ज हो गया तो उसको विद इन कितने दिन में रजिस्टर कराना पड़ता है? 30 दिनों के अंदर अंदर। ओके। और 30 दिनों में अगर रजिस्टर नहीं कराया तो उसके बाद में चार्ज होल्डर की ड्यूटी होती है कि वो ये रजिस्टर कराए। और परचेजर के केस में क्या होता है? परचेजर होता है जिसने वो प्रॉपर्टी परचेज करी, जिस पे चार्ज क्रिएट ऑलरेडी हो रखा है, तो वो भी अपने नाम पे क्या करवा सकता है? चार्ज क्रिएट करवा सकता है। ओके। नाउ अगर, और आपको ये चार्ज कहां पे रजिस्टर कराना पड़ता है? आरओसी के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में चार्ज रजिस्टर कराना पड़ता है। ओके। और साथ में आपको क्या फाइल करना पड़ता है? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, मीन जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने वो चार्ज क्रिएट करा, वो डॉक्यूमेंट आपको आरओसी को फाइल करना पड़ता है एप्लीकेशन के साथ में। उसके बाद में अपन ने सारी प्रोसेस देखी थी। उसके बाद में अपन ने ये बात करी थी कि कभी अगर चार्ज 2 नवंबर 2018 से पहले हो रखा है तो उस पे चार्ज कैसे क्रिएट होगा? 2 नवंबर 2018 के बाद में जितने भी चार्ज क्रिएट हुए हैं उसकी सारी प्रोसेस अपन ने देखी थी कि कैसे एक चार्ज क्रिएट होता है। सबसे पहले रजिस्टर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देना पड़ता है 30 दिनों के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट होने के। और वो अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो एप्लीकेशन, आरओसी को आपको एप्लीकेशन करे करना पड़ेगा कि हमको एक थोड़ा सा और टाइम दो, एक्सटेंशन दो। तो 30 दिन का और टाइम ले लो। और मान लो 30 दिन अगले और नहीं हुआ तो आप और एक्सटेंशन ले लो, वो कितने दिन का? 60 दिन का। और उस केस में सारा कुछ हो जाने के बाद में आपको क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। नाउ सेक्शन 77 किस पे नहीं लगता? बैंक्स पे नहीं लगता। क्यों? उनका काम ही पैसा देना और लेना है। और अगर आरबीआई से अगर पैसा लेता है बैंक, और बैंक अगर आरबीआई को देता है, तो उसके अगेंस्ट में सेक्शन 77 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए अपने बाप से पैसा ले रहा है, तो इसके लिए बार बार इस चीज के लिए उसको चार्ज क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। नाउ डीम नोटिस ऑफ द चार्ज कब माना जाएगा? अगर किसी असेट पे चार्ज क्रिएट हो रखा है
और वो अगर आपने आरओसी के पास में रजिस्टर कराया है तो आरओसी है वो एक पब्लिक वेबसाइट है। आरओसी एक ऐसी वेबसाइट है जिसको कोई भी पब्लिक का बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। किसी कंपनी पे कितने चार्ज क्रिएट हो रखे हैं वहां पे इजीली आप देख सकते हो। इसके लिए बोला है कि अगर आदमी कंपनी के साथ में डील करता है कोई एसेट से रिलेटेड जिस पे चार्ज क्रिएट ऑलरेडी हो रखा था, तो उसमें ये हम नहीं मानेंगे कि वो आदमी अगर ये बोले कि मैंने इस चार्ज के बारे में इंक्वायरी नहीं करी या मुझे इस चार्ज के बारे में नहीं पता था। ये डीम्ड मींस मान लिया जाएगा कि आपको इस चार्ज के बारे में ऑलरेडी पता था और वो सारे प्रोविजन आपके ऊपर लग जाएंगे। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि अगर रजिस्टर नहीं करती चार्ज तो चार्ज होल्डर करता है अगले 30 दिनों के अंदर अंदर, उसके बारे में बताया है। उसके बाद में अपन आते हैं सेक्शन 79 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोला है? एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज। ऊपर जो थर्ड नंबर पॉइंट पे बात करी थी, चार्ज बाय द परचेजर, ओके, रजिस्ट्रेशन बाय द परचेजर। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन मीन परचेज किया जा रहा है जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट है या फिर कोई चार्ज है उसका मॉडिफिकेशन करना है, इसी टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन करना है। उस केस में क्या होगा? कंपनी अक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। कोई कंपनी है जो क्या कर रही है? अक्वायर कर रही है ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे क्या है? ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है। तो ऐसे केस में क्या होगा? कोई प्रॉपर्टी अगर चार्ज जिसपे ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, हो रखा है, और उसको बेचा विद द परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ द चार्ज। किसके साथ में? परमिशन लेके बेचा, होल्डर ऑफ द चार्ज की परमिशन लेके। It shall be the duty of the company acquiring it to get the charge registered in accordance with the section 77। अब इसने बोला कि भले ही उस असेट पे चार्ज क्रिएटेड ऑलरेडी था और सामने वाले बंदे ने अपने चार्ज होल्डर की परमिशन के साथ में क्या करा? उस प्रॉपर्टी को बेचा। तो जो बंदा इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, जो कंपनी इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, जिसको ये पता है कि इस पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो उस पे अब अपने नाम से चार्ज रजिस्टर करवाने की ड्यूटी किसकी होगी? जो ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। ओके, द अर्लियर चार्ज शैल गेट बी वेकेटेड एंड इन इट्स प्लेस न्यू चार्ज गेट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विच इज नाउ अक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। कि जो पहले वाला चार्ज था जो किसी और के नाम पे रजिस्टर था, जो कोई और चार्ज होल्डर था, अब वो क्या हो जाएगा? वेकेट हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा और इसके जगह पे किसका नाम रजिस्टर हो जाएगा? उसके नाम, नया जिसने ये प्रॉपर्टी एक्वायर करी है उसके नाम पे ये रजिस्टर हो जाएगा। ओके, नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज व्हेन देयर इज ए चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन, सेक्शन 79 सब क्लॉज बी। ओके, ऊपर तो बात करी थी कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी जिस पे चार्ज क्रिएट था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है उस चार्ज में मॉडिफिकेशन। अब क्या हो रहा है? उसमें कुछ चेंज हो रहा है। तब क्या होगा? सेक्शन 79 बी रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन इन चार्ज टू बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 77। कि अगर कैसा मॉडिफिकेशन हो रहा है? चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन या एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज। या तो चार्ज की कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो रहा है या फिर उसके एक्सटेंट या ऑपरेशन में कुछ चेंज हो रहा है ना, तो कंपनी को एज पर सेक्शन 77 के हिसाब से उस चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ओके, कैसे? अब देखो मॉडिफिकेशन, अब ऊपर तो बोल दिया मॉडिफिकेशन, बट मॉडिफिकेशन कैसे? एक चार्ज में कौन कौन सी चीजें अगर हुई, कौन कौन सी हैपनिंग्स हुई जिसकी वजह से आपको वो चार्ज को वापस से रजिस्टर कराना पड़ सकता है मॉडिफिकेशन के लिए, कौन कौन सी बातें हैं? मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स मींस इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी? वेरिएशन इन एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इंक्लूडिंग, कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन में, एग्रीमेंट की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में तो आपने चेंज किया, साथ के साथ में इसमें क्या चेंज आया? इंक्लूडिंग मींस उसके टर्म्स एंड कंडीशन में कौन कौन सी चीजें आपने चेंज करी? चेंज इन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट विच मे बी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट,
कि आपने क्या करा, एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करी, जो दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट से आपने चेंज करी। ओके, या फिर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से आपको उस चार्ज में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा। ऑपरेशन ऑफ लॉ मींस आपको कुछ लॉ ऐसा रिक्वायर करता है, आपको लॉ में आपके अपने चार्ज में चेंज करवाना पड़ेगा। वेरिएशन इन एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज इन ऑल्सो ए काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। कि अगर एक्सटेंट मींस उसका जो दायरा है, उस चार्ज का जो दायरा है, या ऑपरेशन मींस उसको जो ऑपरेट करने का दायरा है वो आपका अगर चेंज हो गया, मान लो वो दायरा कम हो गया या फिर वो दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, मॉडिफिकेशन ही कहलाएगा। If the right of the charge holder are assigned to the third party, it will be regarded as modification. अगर कोई राइट है जो उस चार्ज का, वो किसको अलोकेट हो गया, कोई थर्ड पार्टी को अलोकेट हो गया, तो उस केस में भी ये मॉडिफिकेशन माना जाएगा। तो चार केस कौन कौन से हैं जिसको अपन मॉडिफिकेशन कंसिडर करेंगे। सबसे पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर चेंज हो गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ में चेंज हो गया, या फिर एक्सटेंड या ऑपरेशन में कुछ बदलाव आ गया, उसके दायरे में कुछ चेंज हो गया, या फिर राइट है वो किसी थर्ड पार्टी को असाइन हो गए, तो इस केस में क्या होगा, उसको मॉडिफिकेशन माना जाएगा। एंड अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो यहां पे, कि इसको आप लिख सकते हो रूट। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, उसको मैं बोल सकता हूं रूट। रूट मींस सबसे पहला आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चेंज हुआ, ओ मींस ऑपरेशन ऑफ लॉ से चेंज हुआ, या फिर ऑपरेशन या एक्सटेंट में कुछ चेंज हो गया, या फिर थर्ड पार्टी को राइट असाइन हो गए, तो उस केस में क्या होगा, मॉडिफिकेशन माना जाएगा। कौन से केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन या एक्सटेंट में कुछ चेंज हो गया, या फिर थर्ड पार्टी को राइट असाइन हो गए, तो उस केस में क्या माना जाएगा, मॉडिफिकेशन माना जाएगा। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मॉडिफिकेशन मानी जाएगी। देखो, वेयर द चार्ज इज मॉडिफाइड बाय वेरिंग, जब चार्ज को मॉडिफाई किया जा रहा है किससे, टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके। जब टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके चार्ज को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो उसको क्या माने जाएंगे, मॉडिफिकेशन माना जाएगा। और वेयर द मॉडिफिकेशन इज इन परस्यूएंस ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर एनहांसिंग और डिक्रीजिंग द लिमिट, कि कोई एक चार्ज की आप या तो लिमिट्स को आप बढ़ा रहे हो या आप लिमिट्स को घटा रहे हो, तो उस केस में भी ये मॉडिफिकेशन ही माना जाएगा। या फिर आप मॉडिफिकेशन इज बाय सीडिंग ए पारी पासो चार्ज, उसके साथ साथ में आप कोई एक और चार्ज क्रिएट कर रहे हो उसके साथ में, तो वो भी एक मॉडिफिकेशन माना जाएगा उस चार्ज का। ओके, या फिर आप अपने लोन के रीपेमेंट शेड्यूल में चेंज कर रहे हो, मान लो आपको पहले लोन चुकाना था वो 10 साल में चुकाना था, अब आपको लोन चुकाना है वो 15 साल में चुकाना है, तो जो चार्ज है वो और 5 सालों के लिए बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 10 साल का पहले था, अब आपने 15 करवा लिया, तो चार्ज भी साथ के साथ में आपका बढ़ेगा, 15 साल का होगा, इसके लिए वो भी मॉडिफिकेशन कहलाएगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है वो अगर पार्शियल रिलीज हो गया है, अगर आधी प्रॉपर्टी पे चार्ज है वो रिलीज हो गया है, तो उसको क्या मानेंगे, उसको भी हम मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मानेंगे। तो कौन कौन सी बातें हैं जिसको आप मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मानोगे, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज किया, उसकी लिमिट आप कम ज्यादा कर रहे हो, उसके साथ में कोई और आप एक्स्ट्रा चार्ज को क्रिएट कर रहे हो, या फिर उसका आरओई में चेंज कर दिया, रीपेमेंट शेड्यूल या पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज हो गया, तो इस केस में मॉडिफिकेशन कहलाएगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन, एक आरओसी क्या करेगी, अगर कोई चार्ज में चेंज होता है तो आरओसी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन इश्यू करती है चार्ज होल्डर को एंड कंपनी को। ओके, एज पर रूल 6 वेयर द पर्टिकुलर ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 79, द रजिस्ट्रार शैल इश्यू ए सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन इन फॉर्म CHG3। ओके, नाउ प्रॉपर्टी सोल्ड रजिस्टर
अंडर एनी चार्ज, तो उस पे नया चार्ज क्रिएट होगा। ऊपर दो बातें दी थी, या तो प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई या आपने मॉडिफिकेशन किया। तो अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी तो क्या होगा, प्रॉपर्टी पे नया इश्यू होगा सर्टिफिकेट। और अगर आपने कोई चार्ज में मॉडिफिकेशन कर दिया तो उस केस में क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा, किसमें, फॉर्म CHG 3 में। ओके, नाउ अब एक कंपनी को बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप कुछ भी करो, कुछ भी आप रखते हो ना, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करके आपको रखना है। उसी तरीके से आपको एक चार्जेस का भी एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज पर चैप्टर 6। बस इतनी सी बात है। और रूल 7 सब रूल 1 क्या बोलता है, स्टेट दैट द पर्टिकुलर ऑफ चार्जेस मेंटेन ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पोर्टल शैल बी डीम टू द रजिस्टर ऑफ चार्जेस फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 81। कि आपने अगर कोई चार्ज क्रिएट कर रखा है और उसको क्या करा रखा है, MCA पे रजिस्टर करा रखा है ना, तो उसको ही हम मान लेंगे कि वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है, आपको कोई फिजिकली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, और वो क्या होगा, वो ओपन टू इंस्पेक्शन होगा बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है एक फीस के साथ में। फीस देके उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। नाउ रजिस्टर ऑफ द चार्जेस टू बी केप्ट बाय द कंपनी एज पर सेक्शन 85। आपको रजिस्टर क्या करके रखना पड़ता है, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है वो आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड उस रजिस्टर में सारी की सारी चार्जेस आएंगे जो फिक्स होंगे और फ्लोटिंग चार्जेस होंगे। सारी की सारी डिटेल आएगी अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी, या फिर कोई अंडरटेकिंग इंडिकेटिंग सच प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर, जो किस पे कोई भी प्रॉपर्टी पे हो रखी है। और उसके साथ में जो आपने चार्ज क्रिएट करा, वो किस बेस पे आपने चार्ज क्रिएट करा, उसका भी आपको डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको मेंटेन करके रखना है अपने चार्ज के रजिस्टर के साथ में। आपने जिस बेस पे कोई अगर चार्ज रजिस्टर किया है, उसके बेस पे आपको एक उसकी कॉपी भी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इसके लिए बोला है कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, कि आपने किस बेस पे अपना चार्ज रजिस्टर किया या क्रिएट किया, वो उसकी एक आप कॉपी है वो मेंटेन रखोगे। ऑल्सो केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस विद ROC। ओके, एज पर सेक्शन 85 सबसेक्शन 2 state the register of charges and the instrument of charges shall be open for inspection during business hours। कि आपको ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस है एंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको अपने जो ऑफिस के आवर्स है, मान लो ऑफिस अगर 9 से 5 खुली रहती है, तो उस बिजनेस आवर्स में आपको क्या करके रखना पड़ता है, ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखना पड़ेगा। और उसको कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, भाई एनी मेंबर या क्रेडिटर विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस। भैया जो कंपनी के क्रेडिटर होंगे या कंपनी के मेंबर होंगे वो उसको बिना कोई चार्ज दिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई बाहर वाले बंदे को अगर वो देखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज द कंपनी में आर्टिकल इम्पोज। ऐसा नहीं है कि वो आए और बोले कि मेरे को तो इस बंदे की डिटेल चाहिए, उस बंदे की डिटेल चाहिए, आप मेरे को वो सारा एक रजिस्टर ला के दे दो, मैं उसकी ये डिटेल निकाल के दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस पे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होगी जिसके बेस पे ही आप खाली इंस्पेक्ट कर सकते हो। आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होगी, खाली उस बेस पे ही आप देख पाओगे, ज्यादा आपको अगर चाहिए वो आपको अलाउड नहीं होगा। ओके, अब कुछ रूल है, रूल नंबर 10 है रजिस्टर ऑफ चार्जेस रूल 2014, जो क्या बोलते हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में, कि रूल 10 सब रूल 1 क्या बोलता है, कंपनी को सारे के सारे जो इसने चार्ज क्रिएट करे हैं उसको अपने पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर है वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस में एंटर करना पड़ेगा। ओके, एंड रजिस्टर ऑफ चार्जेस विल बी मेंटेन इन फॉर्म CHG 7, और वो आपको कौन से फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा, CHG 7 में। एंड उसकी एंट्रीज है, एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस शैल बी मेड फोर्थविथ आफ्टर क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपने कुछ भी किया ना, उसके बाद में उसको रजिस्टर ऑफ चार्जेस में उतार दो। आपने कुछ भी चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया, नया चार्ज क्रिएट करा, एक चार्ज वेकेट किया, आप वो अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में वो डिटेल डाल दो।
एंड ये जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस की जो एंट्रीज होगी उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? उसको ऑथेंटिकेट करेगा कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का सेक्रेटरी, या फिर कोई और जिसने बोर्ड बोर्ड ने ऑथराइज करके रखा है। एंड और इस रजिस्टर को एज पर रूल सब रूल 4 के अकॉर्डिंग आपको कितने टाइम के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा? शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली एंड द इंस्ट्रूमेंट। आपको ये रजिस्टर तो आपको परमानेंटली आपको मेंटेन करके रखना है, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट के बेस पे आपने चार्ज को क्रिएट करा है, मॉडिफाई करा, उसको आप खाली 8 साल तक के लिए रखोगे तो भी चलेगा। ये बात बोलता है रूल 10 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014। ओके, नाउ अब मान लो कोई चार्ज है, उस पे क्या हो गया, सारा का सारा पेमेंट हो गया, कंपनी को जितना पैसा बाकी था बैंक के पास में, मान लो बैंक से लोन ले रखा था और अपनी जो कंपनी की बिल्डिंग है वो कंपनी ने एज ए सिक्योरिटी दे रखी थी, और उसका चार्ज होल्डर कौन हो गया? बैंक हो गया, जिसने उसको कंपनी को लोन दिया था। उसका चार्ज होल्डर कौन हो गया? कंपनी की बिल्डिंग का चार्ज होल्डर कौन हो गया? बैंक। मान लो आईसीआईसीआई कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक ने कंपनी मान लो जो अभी कोई भी कंपनी आप मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड, उसको क्या करा था? लोन दिया था, और वो जो बिल्डिंग है वो किसके नाम पे अब सिक्योर्ड हो गई? वो हो गई आईसीआई बैंक के नाम पे सिक्योरिटी। ओके, तो उसका चार्ज होल्डर कौन हुआ? आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो अब मान लो कंपनी ने सारा का सारा पैसा आईसीआई बैंक को चुका दिया। ओके, एंड अब क्या होगा? वो सिक्योरिटी है वो अब वेकेट हो गई, वो चार्ज है वो वेकेट हो गया। क्यों? अब आईसीआई कोई पैसा नहीं मांगता, तो वो प्रॉपर्टी भी कंपनी को वापस दे देगा, कि मींस दे देगा इन द सेंस अपना चार्ज छोड़ देगा, उस पर अधिकार छोड़ देगा कि हमारा इस पे अब कोई अधिकार नहीं है, हमारे पास में पूरा पेमेंट हो गया। तो इस चीज की इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ती है, किसको? आरओसी को देनी देनी पड़ती है कि हमने क्या कर लिया, पूरा का पूरा चार्ज इस पे छुड़वा लिया है, इसका सेटिस्फेक्शन करवा लिया है। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको, एज पर सेक्शन 82। नाउ इंटीमेशन ऑफ पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेक्शन 82 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करता है? कंपनी टू गिव इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज अर्लियर रजिस्टर्ड टू द रजिस्ट्रार। कि किसको इंटीमेशन देना पड़ता है? रजिस्ट्रार को। कौन से फॉर्म में? फॉर्म सीएचजी 4 में। कितने टाइम में? विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। फॉर्म में सीएचजी 4 में 30 दिनों के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। जिस दिन पेमेंट हुआ पूरा का पूरा, उसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को, आरओसी को ये बताना पड़ेगा कि हमने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया है, चार्ज वेकेट हो गया है। ओके, और ये किस में देगा? सीएचजी 4 में। एंड अगर मान लो कोई कंपनी को लेट हो जाता है, कोई कंपनी के पास में टाइम नहीं मिला, मान लो इधर उधर कोई काम में बिजी थी कंपनी, तो कंपनी को एडिशनल टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है? 300 दिन का। अगले 300 दिनों के अंदर अंदर कंपनी क्या कर सकती है? उस चार्ज को, रजिस्टर का इंटीमेशन दे सकती है, किसको? आरओसी को। एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम 30 टू 300 डेज। सीधा 30 डेज से 300 डेज कर दिया, कि अगर आपने इंटीमेशन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 30 दिन आपने नहीं दिया, अब 300 दिन लो। शायद जिस दिन ये एक्सटेंशन लेने गया पहली बार कोई, जो कंपनी थी एक्सटेंशन लेने गई, उस दिन शायद आरओसी में जो ऑथराइज पर्सन था उसने कुछ ज्यादा ले रखी थी, और जब उसने 30 दिन से एक्सटेंशन मांगा तो उसने सीधा 300 दिन का दे दिया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको 30 से 300 दिन में आपको इंटीमेशन का एक्सटेंशन मिलता है, कि आप आरओसी को बता दो कि हमने ये चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया है। नाउ अब क्या होगा? जब आरओसी के पास में क्या आएगा? जो इंटीमेशन आएगा कि हमने चार्ज सेटिस्फाई कर दिया पूरा का पूरा, तो अभी चार्ज होल्डर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, जिसके नाम पे चार्ज रजिस्टर है। अब उसको थोड़ी पता है कि कंपनी ने इंटीमेट किया या नहीं किया, या फिर हो सकता है मान लो वो
चार्ज उसने सेटिस्फाई किया भी है या नहीं किया है ये भी नहीं पता है। कंपनी कर रही है ना इंटीमेशन आरओसी को, चार्ज होल्डर थोड़ी कर रहा है। चार्ज होल्डर वो है जिसने पैसा दिया है और जिसके पास में सिक्योरिटी है। तो मेन लास्ट में लॉस की कंडीशन में कौन रहेगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो? आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो इसके लिए क्या करता है आरओसी, करता है उस चार्ज होल्डर को इंटीमेट करता है कि हमारे पास में एक रिक्वेस्ट आई है कि हमने ये पूरा का पूरा पेमेंट है वो आपको सेटिस्फाई कर दिया है और हम अपना चार्ज है वो वेकेट करवाना चाहते हैं। तो क्या आप ये हमें बता सकते हो क्या ये सत्य बात है उन्होंने जो हमको बताई है? ओके, तो इसी के बारे में बताया है कि ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन, इंटीमेशन आने पे क्या करेगा रजिस्टर, क्या करेगा, शेल कॉज ए नोटिस। कॉज ए नोटिस मींस एक नोटिस भेजेगा किसको? टू होल्डर ऑफ द चार्ज, चार्ज होल्डर को भेजेगा, कॉलिंग अपॉन हिम टू शो कॉज विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड इन नोटिस बट नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। कि आप 14 दिनों के अंदर अंदर एक आप अपना जवाब दे दो कि आप हमें बता दो एज टू व्हाई पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। कि आप एक काम करो, हमारे पास में एक इंटीमेशन आया है, हम आपको ये पूछ रहे हैं कि क्यों ये चार्ज है वो हम सेटिस्फाई करें नहीं। आप बता दो हम ये सेटिस्फाई जो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की हमारे पास में रिक्वेस्ट आई है उसको रजिस्टर करें या नहीं करें, और अगर नहीं करें तो वो भी आप बताओ क्यों नहीं करें। ओके, इफ नो कोज इज शोन मींस अगर कोई भी कोज नहीं बताता, अगर सामने वाली चार्ज होल्डर या बैंक अगर नहीं बताता बाई चार्ज होल्डर, द रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑर्डर दे देगा कि मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन आप ऐड कर दो किसमें, रजिस्टर ऑफ चार्जेस में, एंड अकॉर्डिंगली ही शैल इन्फॉर्म द कंपनी टू हैविंग डन सो। अपने जो कंपनी अपने आरओसी के पास में जो डेटा है उसका, उसमें वो क्या करेगा मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऐड कर लेगा और कंपनी को बोल देगा कि आप भी अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में ये चीज एंटर कर लो कि आपने चार्जेस को पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर दिया है। लेकिन अगर कोई कोड शो करता है, अगर सामने वाली कंपनी ने मान लो बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रही है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ये गलत बता रहे हैं आपको, तो बाय द चार्ज होल्डर द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड ए नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड इन्फॉर्म द कंपनी। तो क्या करेगा अपनी डायरी में तो एंटर करेगा ही करेगा रजिस्टर में, साथ साथ में कंपनी को भी बता देगा भाई सामने वाला बंदा है, सामने वाली पार्टी है, वो इसने एक इस तरह का ऑब्जेक्शन उठाया है। ओके, however, लेकिन no notice is required to be sent in case intimation to registrar in this regard as in this specified form and signed by the holder of the charges। अब मान लो आपके पास में जब जब आरओसी के पास में जो इंटीमेशन आया है उस पे ऑलरेडी चार्ज होल्डर के साइन है, ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक ने साइन करके रखे हैं, उसकी मोहर लगी है, सील लगी है कि हम ये चार्ज, इन्होंने ये चार्ज है वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर रखा है। तो फिर अब आईसीआई बैंक को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप हमें बताओ कि आप खुश हो कि नहीं हो। ओके, इसके लिए ये वैसे ही माना जाएगा कि ये ऑलरेडी इनकी पहले से ही बातचीत हो रखी है और चार्ज होल्डर इसके लिए एग्री है कि आप चार्ज को पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर दो। ओके, एंड चार्ज सेटिस्फाई हो जाने के बाद में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज shall issue a certificate of registration of satisfaction in CHG5। आरओसी कौन सा फॉर्म इश्यू करेगी, फॉर्म CHG5 रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन इश्यू करेगा। और ये रिकॉर्ड है ये उसको कितने टाइम के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 8 सालों के लिए। ओके, नाउ ये अपन ने छोटा सा चार्ट के फॉर्म में अपन ने दिया है कि अगर चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है तो उस केस में क्या क्या होता है, अपन एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। अब इंटीमेशन ऑफ पेमेंट या सेटिस्फेक्शन इन फुल टू रजिस्ट्रार किसको मिला, इंटीमेशन मिला किसको, रजिस्ट्रार को मिला कि हमने पूरा का पूरा पेमेंट या सेटिस्फेक्शन कर दिया है चार्ज का, इन फॉर्म CHG4 में मिला 30 दिनों के अंदर अंदर। एप्लीकेशन बाय द कंपनी या फिर चार्ज होल्डर फॉर एक्सटेंशन इफ नॉट विद इन द 30 डेज। अब मान लो या तो 30 दिन में किया या फिर उसने क्या कर लिया एक्सटेंशन ले लिया, तो रजिस्ट्रार अगले 300 दिन का एक्सटेंशन दे देगा। अब मान लो जब इंटीमेशन आया
उसके बाद में रजिस्ट्रार क्या करेगा, नोटिस देगा किसको, चार्ज होल्डर को, टू शो कोज वाई पेमेंट सेटिस्फेक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, कि आप बताओ ये हमको सेटिस्फेक्शन क्यों रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, हम नहीं तो कर देंगे, आप बता दो हमें ये क्यों रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगर मान लो बैंक ने कॉज शो किया, बैंक ने बोला कि हमारे को दिक्कत है, तो रजिस्ट्रार ऑर्डर एंटरिंग द मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, कि आप एक काम करो, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन डाल दो अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में, और कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि आप भी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में, क्या रजिस्टर ऑफ चार्जेस में क्या कर लो, अपना सेटिस्फेक्शन एंटर कर लो। और अगर कोई भी शो कोज नहीं हुआ तो डायरेक्ट अपने रिकॉर्ड कर लेगा, नोट कर लेगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कि सेटिस्फाई हो गया, और कंपनी को भी इन्फॉर्म कर देगा कि आप भी ये कर लो। और दोनों केस में क्या होगा, इसमें भी यही होगा एक्चुअली, अपन ने इसको मार्क नहीं किया, बाकी इसमें भी ये सेम ही था। ओके, इसमें भी ये सेम ही है कि CHG 5 में क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन इशू करेगा कौन, ROC, और ये इसको 8 सालों के लिए कितने टाइम के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब देखो, अब मान लो ऊपर तो बात हो गई जब इंटीमेशन दे दिया कंपनी ने, ऊपर तो बात हो गई कि कंपनी ने मैं इंटीमेट कर दिया कि क्या है, आप अब मेरा ये चार्ज है वो आप सेटिस्फेक्शन करो, आप रजिस्टर करो, हमने ये चार्ज को क्या किया है, सेटिस्फाई कर दिया है। अब मान लो ROC को लगा कि यार चार्ज हो रखा था वो सेटिस्फाई हो गया, ओके, चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन कंपनी के पास में या तो टाइम नहीं है, या फिर कंपनी जानबूझ के क्या कर रही है, वो चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा रही, मीन चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करवा रही है। तो उस केस में रजिस्ट्रार क्या बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं करवा रहे तो मैं खुद अपने बेस पे इस चार्ज को सेटिस्फाई करवा लेता हूं। अब देखो इसमें क्या है, एज पर सेक्शन 83 वेयर चार्ज इज सोल्ड टू ए थर्ड पार्टी। ओके, अगर मान लो कोई चार्ज है, किसी असेट पे चार्ज क्रिएट हो रखा है, और उसको किसको बेच दिया, कोई थर्ड पार्टी को बेच दिया। एक था कंपनी जिसने चार्ज क्रिएट करा, और एक है चार्ज होल्डर ICICI बैंक लिमिटेड, और ये चार्ज है वो किसको बेच दिया, थर्ड पार्टी को बेच दिया मान लो। ओके, ये चार्ज मान लो बेच दिया अब HDFC बैंक को, पहले था ICICI बैंक को, अब ये चार्ज बेच दिया HDFC बैंक को। एंड साथ में क्या हुआ, ना तो कंपनी ने ROC को बताया ये बात, ना ही चार्ज होल्डर ICICI बैंक ने किसको बताया, ROC को बताया। दोनों ने ये बात किसको नहीं बताई, इंटीमेट नहीं करी, किसको, ROC को, रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अर्लियर चार्ज। देन तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, मेक एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्जेस इवन इफ नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम। अगर ROC को पता चला कि ये जो चार्ज है वो ICICI बैंक से HDFC बैंक के पास में चला गया, बेच दिया इस चार्ज को, और ना तो ICICI बैंक ने बताया ना कंपनी ने बताया, तो वो खुद से अपने बेस पे क्या करेगी, पिछले वाले चार्ज को सेटिस्फाई कर देगी और नया चार्ज क्रिएट कर देगी जिसके नाम पे चार्ज बेचा गया है। ओके, accordingly with respect to any registered charge, if evidence is shown to the satisfaction of registrar, then he may enter in the register of charges a memorandum of satisfaction that, अगर उसको कहीं से भी लगता है कि ये चार्ज है वो सेटिस्फाई हो गया है, तो वो क्या कर लेगा, अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस के अंदर एक मेमोरेंडम एंटर कर देगा, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन डाल देगा, जिसमें क्या क्या होगा, दैट डेट इज सिक्योर्ड बाय द चार्ज हैज बीन सेटिस्फाइड इन होल और पार्ट, कि या तो जो डेट था, जो लोन था, वो जो सिक्योर्ड था कोई चार्ज के थ्रू, वो क्या हो गया, पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गया, या फिर कोई पार्ट में सेटिस्फाई, या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज, या तो पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है जिस पे चार्ज था वो पूरा का पूरा रिलीज हो गया, या फिर हैज सीज्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, या फिर वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रही, उस प्रॉपर्टी को ही बेच दिया गया है। ओके, रजिस्ट्रार को अगर कहीं भी सेटिस्फैक्टरी ये लगता है तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, अपने रजिस्टर ऑफ
चार्जेस में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन डाल सकता है, जिसमें क्या क्या बता सकता है कि पूरा का पूरा डेट है जो सिक्योर था वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गया है, पार्टली सेटिस्फाई हो गया है। एंड साथ के साथ या तो वो क्या कर सकता है कि प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग है वो रिलीज हो गई है चार्ज से। ओके। एंड जो कंपनी की प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग है वो अब किसी और को चली गई, अब ये इसकी रही ही नहीं। एंड एज पर सेक्शन 83 सबसेक्शन 2, रजिस्ट्रार क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा अफेक्टेड पार्टीज विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग एंट्रीज। साथ के साथ वो क्या कर देगा, जो अफेक्टेड पार्टीज है इस चार्ज से रिलेटेड उनको एक नोटिस दे देगा कि मैंने ये काम किया है। ओके। एंड साथ के साथ वो क्या कर देगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इश्यू कर देगा, किसमें, सीएचजी 5 में जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। ये होता है सुओ मोटो वाला काम, कि इसने खुद से ही एक्शन लेके क्या कर दिया, चार्ज को रजिस्टर कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। नाउ अपन ने सिंपल से चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे दिया है कि सेटिस्फेक्शन रजिस्ट्रार दैट, कि अगर रजिस्ट्रार कोई चीज लगी क्या, कि डेट सिक्योर्ड बाय द चार्ज सेटिस्फाइड इन होल्ड, कि जो डेट है वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गया है, या फिर प्रॉपर्टी है वो रिलीज हो गई है चार्ज से, या सीज हो गई है किससे, पार्ट से, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा 30 दिनों के अंदर अंदर अफेक्टेड पार्टीज को, और साथ के साथ सीएचजी 5 में क्या कर देगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। नाउ सेक्शन 84 क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 84। मान लो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, आपकी कंपनी को लोन दिया, आपकी कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया। अब आईसीआईसीआई कंपनी को क्या है, ये भरोसा नहीं है कि हमको जो इस कंपनी ने, आपकी कंपनी ने सिक्योरिटी दी है ना मेरे लोन के बेस पे, ये कंपनी थोड़ी सी चालाक है, इसमें क्या कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है। हमको जो सिक्योरिटी दी है ना उसमें क्या कर रही है, कंपनी कुछ छेड़छाड़ कर रही है, कुछ फेरबदल कर रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, उसकी निगरानी रखने के लिए एक आदमी को अपॉइंट कर देगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसीवर या मैनेजर। ओके। तो क्या बोलता है सेक्शन 84, एज पर सेक्शन 84, इफ एनी पर्सन ऑब्टेन एनी ऑर्डर, अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, कोई ऑर्डर मिलता है उसको, किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, कि आप एक काम करो, उस प्रॉपर्टी के रिसीवर बन जाओ, मेरी जगह पे आप उस प्रॉपर्टी को रिसीव कर लेना, या फिर आप एक काम करो, उस प्रॉपर्टी को आप मैनेज करो जो कि चार्ज से रिलेटेड है। या इफ एनी पर्सन अपॉइंट सच रिसीवर, या कोई पर्सन या कोई आदमी अगर रिसीवर को अपॉइंट करता है, और पर्सन अंडर एनी पावर कंटेन इन एनी इंस्ट्रूमेंट, he shall give notice of the such appointment to the company and the registrar along with the copy of the order of instrument within 30 days from passing of the order or making the appointment। आईसीआईसीआई बैंक को क्या करा आपने, एक बिल्डिंग दी थी जो कहाँ पे सिचुएटेड है, जो मान लो दिल्ली में सिचुएटेड है। आपने अपना एक बड़ा सारा बंगला दे दिया आईसीआईसीआई बैंक को कि इस सिक्योरिटी के बेस पे आपने हमें लोन दिया है और ये आप सिक्योरिटी रखो। आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा यार, वहां की जो प्रॉपर्टी है वहां पे मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके अगर कोई ध्यान नहीं रख रहा है ना, तो उसकी उसके प्रॉपर्टी के साथ में कुछ छेड़छाड़ हो रही है, मीन्स उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, कि अगर तो इसके लिए क्या करेगा आईसीआईसीआई बैंक, क्या करेगा अपने एक बंदे को भेजेगा कि एक काम कर, आप जो अपने पास में सिक्योरिटी है आप एक काम करो, उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखो वहां जाके। तो वो क्या होगा, वो मैनेजमेंट होगा, मैनेजर होगा। तो अगर ये काम आईसीआईसीआई बैंक करता है तो वो क्या करेगा, उस कंपनी को एंड साथ के साथ रजिस्ट्रार को ये अपॉइंटमेंट का इंफॉर्मेशन देगा 30 दिनों के अंदर अंदर, कि मैंने एक आदमी अपॉइंट करा है जो या तो रिसीव करेगा प्रॉपर्टी को या फिर क्या करेगा, मैनेज करेगा उस प्रॉपर्टी को। और अगर वो सीज हो गया, मान लो अब उसको हटा दिया अपनी पोजीशन से, तो भी आपको रजिस्ट्रार और कंपनी को ये चीज बतानी पड़ेगी कि हमने अपॉइंटमेंट हटा दिया है। ओके। और अगर आपने पनिशमेंट किया, किसमें, सेक्शन 86 में, कोई भी, सॉरी ऊपर वाले प्रोविजंस में कोई भी आपने डिफॉल्ट करा, तो एज पर सेक्शन 86 सब सेक्शन 1, कंपनी पे तो 5 लाख लगेगा, साथ के साथ में ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उस पे 50,000 का पेनल्टी लगेगा। और अगर कोई बंदा है जो विलफुली ये काम करता है, जानबूझकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, तो उसको क्या कर सक उसको
सेक्शन 447 के अंडर लाइबिलिटी होगी। ओके, नाउ रेक्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो क्या कर सकती है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है, कुछ चेंज कर सकती है। जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस कंपनी आरओसी मेंटेन करती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है? सेक्शन 87 क्या किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ डिफॉल्ट। कि कब कौन से ऐसे डिफॉल्ट होंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाएगा कि आप जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है ना उसमें रेक्टिफिकेशन कर दो। कब कब कौन से डिफॉल्ट? व्हेन देयर वाज ए ओमिशन इन गिविंग इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मान लो जितना टाइम आपको बता रखा था कि आपको इंटीमेशन दे दो 30 दिन या 300 दिन, कंपनी क्या कर रही है, उसमें भी गड़बड़ कर रही है। कंपनी उसमें भी अगर गड़बड़ कर रही है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगा कि वो खुद के बेस पे क्या कर सकता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस में चेंज कर सकता है। क्यों? आपको अपना मौका मिला था, आपने किया नहीं, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो अब कर सकता है आपके बिहाफ पे। ओके, when there was an omission या misstatement of any particular in the filing previously made to the registrar, या फिर आपने रजिस्ट्रार को कुछ ऐसी बातें बताई जिसमें कुछ गलतियां थी। ओके, या फिर आपने रजिस्ट्रार के पास में कुछ ऐसे फॉर्म फाइल किए, CHG 4 5 या जो भी आपने फाइल किए, उसमें कुछ ओमिशंस थे, कुछ गड़बड़ी थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अपने बेस पे क्या कर सकता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस को मॉडिफाई या रेक्टिफिकेशन कर सकता है। Such filing may relate to any charge or modification of the charge with respect to the memorandum of satisfaction. Okay. Before directing that the time for giving the intimation of the payment or satisfaction shall be extended, or omission or misstatement shall be rectified, the central government need to satisfy that the such default was accidental or due to inadvertence or because of some other sufficient cause and did not prejudice any position of creditor or shareholder। कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि मेरे पास में पावर आ गया, मान लो कि, और मैं ये चार्ज को रजिस्टर कुछ रेक्टिफिकेशन कर सकता हूं, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने कुछ सफिशिएंट कॉज बता दिया, आपने ऐसा कुछ कारण बता दिया कि हमारे ये दिक्कत की वजह से हमने इस चार्ज को रजिस्टर नहीं करा, हमने ये इंटीमेशन नहीं दिया, या फिर हमसे ये गलती रह गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, आपके इस चीज को खुद का पावर है, वो अपना इससे हटा देगा कि वो खुद के बेस से रेक्टिफिकेशन नहीं करेगा, आपको मौका देगा कि आप इसमें रेक्टिफिकेशन करवा लो टाइम से। ओके, द एप्लीकेशन इन फॉर्म CHG 8 shall be filed by the company or any interested person। इसका एप्लीकेशन किसको फाइल करना पड़ेगा? अब अगर कंपनी या फिर कोई भी पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन है, तो अब आपको किसमें फाइल करना पड़ेगा? CHG 8 में फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। According to Rule 12 of the Company's Registration of Charges Rules 2014, the central government may on an application, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अगर एप्लीकेशन रिसीव होती है, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ omission or misstatement of any particular in any filing previously recorded with the registrar with respect to any charge or modification with respect to any memorandum of satisfaction or other party made in pursuance of section 82 or 83। ओके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कोई एप्लीकेशन आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है कि आप ये काम करो, आपने जो पहले अपने एंट्रीज करी थी अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में, उसमें ये गड़बड़ियां हैं, तो आप इसको ये सही करो, मैं ये डायरेक्ट करता हूं। ओके, और डायरेक्ट क्या कर सकता है, एक्सटेंशन कर सकता है, टाइम लिमिट बढ़ा सकता है ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस इफ सच फाइलिंग इज नॉट मेड विद इन द पीरियड ऑफ 300 डेज। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 300 दिनों में भी क्या नहीं, आपने सेटिस्फेक्शन नहीं कराया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन देके वो टाइम भी आप क्या करवा सकते हो, एक्सटेंड करवा सकते हो। ये अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला पूरा का पूरा पोर्शन है वो अपन खत्म करते हैं। एक पिछला लेक्चर था, अपन ने लगभग 2 घंटे में अपना सारा का सारा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला चैप्टर इजीली अपन ने कवर कर लिया है। 2 लेक्चर हैं पहले वाला एंड अब ये अच्छे से आप पढ़ाई करो। ये मेरे लेक्चर्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, मेरे नोट्स है कलरफुल,
ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। मेरी तरफ से आपके लिए पूरी सहायता या पूरी हेल्प, गाइडेंस आपके लिए रेडी है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप बस एक काम करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने मम्मी पापा अपने घर वालों का नाम रोशन करो। एंड तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। थैंक यू सो मच।